अब देखो थ्री रेजिस्टर्स 1 2 3 आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन? तो आर टोटल आ जाएगा 1 + 2 + 3, यानी कि 6 ओम आ जाएगा। If the combination is connected to 12 volt battery, negligible internal resistance obtain the potential drop across each resistor। देखो नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब धीरे धीरे अभी तुम्हें समझ में आएगा, आगे एक टॉपिक जब पढ़ाएंगे तो सेल वाला, सेल ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस, उससे अपने आप क्लियर हो जाएगा। फिलहाल तुम ये समझो जैसे 10th में पढ़ा था, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ठीक है, और ये 3 ओम है, और ये कनेक्टेड है एक 12 वोल्ट के बैटरी से। तो तुमको इसका वोल्टेज निकालना है V1, इसका वोल्टेज निकालना है V2, और इसका वोल्टेज निकालना है V3। तो सबसे पहले क्या करो तुम, आई टोटल निकाल लो। आई टोटल क्या होता है? आई टोटल होता है वी सप्लाई अपॉन आर टोटल। तो वी सप्लाई 12 है, आर टोटल 6 है, तो करंट आ जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, इसका मतलब यहां से 2 एम्पियर का करंट निकलेगा, इसमें भी 2 एम्पियर का करंट जाएगा, इसमें भी 2 एम्पियर का करंट जाएगा, और इसमें भी 2 एम्पियर का करंट जाएगा। तो अगर अब तुमको वोल्टेज निकालना है 1 ओम का, फिर 2 ओम का, फिर 3 ओम का, तो देखो वोल्टेज अक्रॉस 1 ओम 10th में भी पढ़ा है तुमने, जिसको V1 बोल रहे हो। तो V1 क्या होता है? I इंटू R1। आई है 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस है 1, तो इसका आ जाएगा 2 वोल्ट। अगर मान लो बोल रहा है आपसे वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम, वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम, तो V2 लिखोगे, तो V2 को क्या लिखोगे? V2 को लिखोगे I इंटू R2। आई की वैल्यू 2 एम्पियर है, R2 की वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा 4 वोल्ट। इसी तरीके से अगर V3 निकालना है तो V3 लिख लोगे I इंटू R3। R3 की वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा 6 वोल्ट। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस किसमें होता है अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये चीज अभी आएगा ये टॉपिक। सेल जो होती है ना, सेल या बैटरी, इसका खुद का एक रेजिस्टेंस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका मीनिंग क्या होता है वो हम लोग बाद में देख लेंगे अभी। तो अगर क्वेश्चन बोल रहा है नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब आपको क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करना है जैसे आप करते आ रहे हो, कोई ज्यादा हाई फाई चीज नहीं है, मतलब इसमें और कुछ बात नहीं है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की कुछ वैल्यू दी हुई होती तो मैं आगे चल के बताऊंगा कि क्या करना होता है, ठीक है। जब भी ये वर्ड दिख जाए जैसे नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका मतलब ये क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व होगा जैसे तुमने क्लास 10th लेवल पे सॉल्व करे हैं प्रॉब्लम्स, ठीक है, सीधे सीधे। जैसे अगले वाले प्रॉब्लम में भी देखो, इसमें भी यही बात बोल रहा है, नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक। अगला वाला पैरेलल का क्वेश्चन है, 2 4 5 पैरेलल में है, बैटरी 20 वोल्ट की जुड़ी हुई है, सब में से करंट निकालना है, ठीक है। तो नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब अगला प्रॉब्लम भी क्लास 10th लेवल का ही प्रॉब्लम है। क्या है, मैं डायग्राम खाली बना दे रहा हूँ। ये 2 ओम है यहाँ पर, उसके नीचे 4 ओम है, ठीक, और उसके नीचे है 5 ओम। और यहाँ बैटरी जो कनेक्टेड है वो 20 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है। बस आपको इसका करंट निकालना है, ठीक है, इसका भी करंट निकालना है, और इसका भी करंट निकालना है। ये क्लास 10th लेवल का प्रॉब्लम है, आई होप आप कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें यही करना था, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब क्या है देखो, आगे बढ़ा जाए जरा इसमें। देखो अब अगला क्या करना है हमको, देखो ध्यान से। अब जितने भी प्रॉब्लम्स आप देखोगे, बेसिक जो सर्किट प्रॉब्लम्स है, बेसिक रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट के सर्किट वाले प्रॉब्लम्स जो आपने 10th लेवल पे जितने करे हैं आपने, ये आप कर लोगे एक बार प्रैक्टिस, ठीक है। मतलब दो सीरीज में है, एक पैरेलल में उनके साथ, इस टाइप से। जैसे मान लो एक रेजिस्टर है, यहाँ एक रेजिस्टर है, यहाँ एक रेजिस्टर है, अब इनकी बैटरी यहाँ पर इस टाइप से कनेक्टेड है, सब में से वोल्टेज, इसका R1 मान लो, ठीक है, इसकी वैल्यू R2 मान लो, इसकी वैल्यू R3 मान लो, इसका वोल्टेज V1, इसका वोल्टेज V2, इसका भी वोल्टेज पैरेलल में है तो ये सेम हो जाएगा V2। तो सबका करंट I मान लो, इसमें करंट I है, इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है। तो सबका करंट, सबका वोल्टेज जो आपने 10th लेवल पे पढ़े हैं क्वेश्चन, ठीक है, सर्किट वाले प्रॉब्लम्स करे हैं ना ओम्स लॉ लगा लगा के,
तो वो सारे आपको खुद से सॉल्व करना है, आप कर लेना। वो 10th लेवल वाली चीज मैं नहीं करवाऊंगा यहाँ पर। यहाँ पर मैं 12th लेवल की आगे चीज बताऊंगा जिसको हम लोग किरचॉफ्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। वो आगे चल के आएगा अभी। तो फिलहाल तो ये है। अच्छा, तो ये सारे सीरीज पैरेलल हो जाएं, चाहे सीरीज पैरेलल हो जाएं, सीरीज के क्वेश्चंस, पैरेलल के क्वेश्चंस, या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने वाले प्रॉब्लम्स, ठीक। तो ये जितने भी टॉपिक हैं जो आपने 10th में पढ़े हुए हैं, आप एक बार उनको फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, सिर्फ सर्किट सॉल्विंग, ठीक है। वोल्टेज गिवन है तो करंट कैसे निकालेंगे, करंट गिवन है तो वोल्टेज कैसे निकालेंगे। 10th लेवल में जो भी कुछ प्रैक्टिस करा था बोर्ड के लिए, एक बार कर लेना उस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस, ठीक है। 1-2 घंटा बैठ के कर लोगे, हो जाएगा आराम से। अच्छा, अब हम जो टॉपिक आगे लेके जाते हैं हमारा, अब जो यहाँ से नया टॉपिक एक स्टार्ट हो रहा है, वो है आपका सेल का। सेल ठीक है, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेल, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। अब देखो, सेल जो है, इसका डिटेल तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ लोगे अपने आप ही। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक चैप्टर है, तो इसके केमिकल एस्पेक्ट तुम वहां पढ़ लोगे कि सेल कैसे बनती है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट कैसे लेते हैं, एक एनोड होता है, कैथोड होता है, ठीक है, उसका सॉल्ट सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट होता है। हमें यहाँ उसके खाली फिजिक्स वाले एस्पेक्ट से मतलब है, ठीक। तो सेल क्या चीज है, एक वो डिवाइस है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। केमिकल एनर्जी को आपको ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। यहां पर जो हमारे मेन टॉपिक है वो ये है, ईएमएफ जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका मतलब समझते हैं। ईएमएफ का फुल फॉर्म अगर हम देखें, ईएमएफ की फुल फॉर्म तो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसका सिंबल होता है, या तो कर्सिव राइटिंग वाला ई लिखो, या फिर कैपिटल ई लिखो ऐसे। कर्सिव राइटिंग वाला ई लिख लो या फिर कैपिटल ई लिख लो ऐसे, ठीक है। ये इसका सिंबल है। अब ये है क्या चीज, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट, मतलब ये वोल्टेज की तरह कोई चीज है। मीनिंग क्या है इसका, देखो। और इसके ऊपर बात करते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या चीज है। ये पेपर में आता है, डिफाइन इंटरनल रेजिस्टेंस और डिफाइन ईएमएफ। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन अभी मैं लिख दूंगा, अभी फिलहाल मैं समझा रहा हूँ बस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट टू द फ्लो ऑफ करंट या electrons, ions, resistance offered by the electrolyte to the flow of ions inside the cell, ठीक है। अब देखो होता क्या है एक्चुअल में, समझते हैं। मान लो ईएमएफ है क्या चीज, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या चीज है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज है। तीन चीजें हैं यहाँ पर हम लोग जो देखेंगे। जैसे मान लो मेरे पास एक सेल है, अब इसके दो पॉइंट्स को हमको समझना बहुत जरूरी है। एक तो इसकी प्रॉपर्टी है ईएमएफ, मैंने लिखा, और एक कहलाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, या जिसको तुम खाली पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हो। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहो या खाली पोटेंशियल डिफरेंस कहो, या सिर्फ तुम उसको वोल्टेज कहो, ये सब एक ही बात है। ये दोनों ही वोल्ट में होते हैं। तो फिर आखिर इसका मतलब क्या है और डिफरेंस क्या है वो समझते हैं, ध्यान से देखो। मान लो मेरे पास एक सर्किट है और इसमें मैंने एक रेजिस्टर लगा दिया, मान लेते हैं 10 ओम का, ठीक।
अब यहां पर ऐसे मैंने एक की लगा रखी है और यहां पर एक ऐसे मान लो मेरे पास सेल है या बैटरी इसको कह लो तुम, ठीक है। इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। अब ये जो सेल आई है ये मान लेते हैं मार्केट से लेकर के आए बिल्कुल ब्रांड न्यू एकदम। जैसे तुम मार्केट से सेल लेके आते हो, निप्पो या एवरीडे होता है, उस पर तुम देखोगे लिखा हुआ होता है 1.5 वोल्ट, ठीक। तो जब तुम बिल्कुल न्यू सेल लेकर के आ रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने उसको बनाया और उसको मार्केट में लाया, उसको तुमने जब प्लास्टिक हटा करके उसमें से जब निकाला, तो इस वक्त जो वो सेल का जो टर्मिनल वोल्टेज है, मतलब सेल सेल की जो एक तरीके से ईएमएफ को तुम ऐसे समझो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, सर्किट में जब करंट फ्लो कर रहा होता है, जैसे मान लो एक छोटा सा सर्किट बना के दिखाऊं मैं तुम्हें, तो ये होता क्या, जैसे ही हम सेल लगाते हैं ना, तो ये सेल क्या कर रहा होता है, इस रेजिस्टर के अंदर अक्रॉस यहां से यहां के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। याद करो ड्रिफ्ट थ्योरी हमने बताया था। कंडक्टर में जैसे ही तुम सप्लाई लगाते हो, बैटरी लगाते हो, तो कंडक्टर में क्या होता है हमारा, कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगते हैं और करंट को इस डायरेक्शन में लिया जाता है, ठीक है। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाने के लिए या करंट को फ्लो करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करना पड़ता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कौन कर रहा होता है, बैटरी, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस पहले वो क्रिएट करती है दो पॉइंट्स के बीच में, ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कुछ पोटेंशियल में डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम देखो क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम है इसका, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स को वायर में ड्राइव करवाने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को मोशन करवाने के लिए जो फोर्स की जरूरत पड़ रही है वो एक तरीके से ईएमएफ कहलाता है बैटरी का, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये देखो तुम, वर्क होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को तुम लिख सकते हो वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिख सकते हो, वर्क अपॉन चार्ज लिख सकते हो तुम। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अगर तुम फोर्स के टर्म्स में बात करो, ठीक है, अगर तुम फोर्स के टर्म्स में बात करो तो देखने में ये लग रहा है कि ये कोई फोर्स है, कि ये ऐसी फोर्स है जो वायर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को मोशन दे पाए। लेकिन हमें पता है कि ये ऑब्वियसली, देखो कोई चीज का अगर मोशन हो रहा है तो इसका मतलब यही है ना कि उस पर फोर्स लग रही है जिसकी वजह से वो मोशन हो रहा है, ठीक। तो उस तरीके से, उस सेंस में इसको फोर्स बोला जाता है कि ये वो एजेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवा देता है। लेकिन क्या एक्चुअल में ये फोर्स है, नहीं, ये एक्चुअल में फोर्स नहीं है। ये क्या है एक्चुअल में, ये वर्क डन है चार्ज को मूव करवाने के लिए, ठीक है। इस बात को समझो, इसको फोर्स किस तरीके से क्यों बोला जा रहा है, ये एक्चुअल में फोर्स है क्या, नहीं, ये एक्चुअल में वोल्ट में ही है। लेकिन इसको फोर्स इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मोशन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल ही यही चीज है। जब तक हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं करेंगे दो पॉइंट्स के बीच में, तो चार्जेस का मोशन नहीं होगा और सर करंट नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये चीज है। अब दूसरी बात आती है कि सर फिर ईएमएफ भी वोल्ट में होता है और ये पोटेंशियल डिफरेंस भी वोल्ट में होता है, तो इस दोनों में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है, ध्यान से सुनना। जब तुम एक ब्रांड न्यू बैटरी ला रहे होते हो तो उसमें तुम देखोगे 1.5 वोल्ट लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो ये जो चीज लिखी हुई होती है ना बैटरी पे, ये क्या होता है एक्चुअल में बैटरी का, ये बैटरी का ईएमएफ होता है, ये बैटरी का ईएमएफ होता है। तो ईएमएफ, अगर हम थोड़ा सा सोचें कि ईएमएफ एक्चुअल में क्या चीज है, तो ईएमएफ एक्चुअल में बैटरी का वो वाला पोटेंशियल डिफरेंस है जब बैटरी में इसको इस्तेमाल नहीं किया गया है, जब बैटरी बिल्कुल ब्रांड न्यू है, मतलब बैटरी को यूज नहीं किया गया है। तो उससे पहले पहले जब मैन्युफैक्चर होकर के आई है, तो वो कितना पोटेंशियल डिफरेंस दे सकती है, 1.5 वोल्ट। इसी को हम लोग ईएमएफ बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि ईएमएफ वो वाला पोटेंशियल, ईएमएफ है तो पोटेंशियल डिफरेंस ही, ईएमएफ वो वाला पोटेंशियल डिफरेंस है जब बैटरी बिल्कुल अनयूज्ड है, ब्रांड न्यू है और उसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं हुआ है अभी तक। बस तुमने उसको बैटरी को पैकेट में से निकाला है, तुम्हारे हाथ में है वो अभी तक। जैसे ही तुम उसको सर्किट में कनेक्ट करोगे, तो अब जो उसके अक्रॉस मिलेगा तुमको ईएमएफ नहीं मिलेगा, अब उसके अक्रॉस जो पॉइंट्स के बीच में मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। मतलब जैसे ही तुमने उसको सर्किट में लगाया तो अब तुमको वो 1.5 वोल्ट नहीं मिलेगा, अब तुमको कितना दिखने लगेगा, यूज हो जाएगा 4.9999, फिर थोड़े दिन के बाद 1.4,
फिर थोड़े दिन के बाद 1.3, थोड़े दिन के बाद 1.2 वोल्ट, फिर 1.1 वोल्ट, फिर 1 वोल्ट। ऐसे यूज होते 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 अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, एक दिन खत्म हो जाएगा वो 0 वोल्ट, तो बैटरी खराब हो जाती है। तो बोलते हो कि अब जो है ये सेल इसके वीक हो गए, सेल वीक हो गए, इसको हटाओ यहाँ से और दूसरा लगाओ। तो एक्चुअल में क्या वीक हो रहा है, ये क्यों धीरे धीरे रिड्यूस होता जा रहा है? क्योंकि क्या होता है, सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है और जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनका केमिकल रिएक्शन धीरे धीरे यूज्ड अप होकर कॉन्सेंट्रेशन उसकी खत्म हो जाती है। ठीक है, वो उसकी जो केमिस्ट्री है वो तुम पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में, जो आपका एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 3 है शायद केमिस्ट्री का, और उसके बाद चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स है। तो थर्ड चैप्टर में पढ़ोगे कि इसके एक्चुअल में केमिस्ट्री क्या होती है। मैं उसके केमिस्ट्री में नहीं जा रहा हूँ, मैंने आपको ये बात बताई कि ईएमएफ का मतलब है कि एक सेल अगर है तो बिल्कुल ब्रांड न्यू सेल है, तो उसके ऊपर जो चीज लिखी हुई है उसका ईएमएफ है। तो ईएमएफ इज दैट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट, जब तक कि उसमें से कोई भी करंट निकाला नहीं गया है, ड्रॉ नहीं किया गया है, तो जब वो नया वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम लोग ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज? सेल के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, डैनियल सेल, लेक्लैंके सेल, लेड एसिड बैटरी, सही है, अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। तो तुम निकैड सेल, फ्यूएल सेल, ये सब पढ़ोगे तुम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, अलग अलग टाइप के सेल्स और उनके रिएक्शंस। ठीक है, तो अलग अलग सेल्स होंगे तो उनके इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स भी अलग अलग होंगे, तो उनके केमिकल रिएक्शन भी अलग अलग होंगे। रेडॉक्स रिएक्शन होता है इसमें, मतलब एक ऑक्सीडाइज कर रहा होता है, एक रिड्यूस हो रहा होता है साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो अब आपसे जो चीज पूछी, अच्छा बात ये हो गई। अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या चीज है? तो मैंने बोला कि सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो खुद जो है अपोज कर रहा होता है आयंस के मूवमेंट को। तो जब वो आयंस के मूवमेंट को अपोज कर रहा होता है तो वो जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होता है, इलेक्ट्रोलाइट का जो रेजिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रोलाइट का जो रेजिस्टेंस होता है, इसको हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस को जनरली हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता ओम में ही है, ओम, OHM, ओम। ठीक, अब देखो दूसरी चीज क्या, तो अगर हम एक सेल को प्रॉपर रिप्रेजेंट करें, मतलब एक होता है तुम्हारा आइडियल सेल, तो तुम देखोगे जो तुम अभी तक पढ़ते आए हो, तुम आइडियल सेल पढ़ते आए हो। आइडियल सेल का मतलब है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, तो तुम इसे डायरेक्टली ऐसे बना देते हो, इधर प्लस इधर माइनस। लेकिन अगर एक तुम प्रैक्टिकल सेल की बात करो तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 नहीं होता है, कुछ वैल्यू होती है इसके इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये है। तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है तो नॉर्मली जो तुम पढ़ते आए हो अभी तक वो ऐसे बनाते हो तुम। और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 नहीं है तो उसकी कुछ वैल्यू होगी, वो तुम सेल, मतलब ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक जो तुमने बनाया है, ये पूरा एक सेल है। और ये जो ए और बी पॉइंट हैं, ये कहलाएंगे टर्मिनल्स ऑफ द सेल। ठीक है, ए और बी जो है सेल्स के टर्मिनल्स कहलाएंगे। समझ में आ रही है बात आपको? अब जो आपके पेपर में जो सवाल होता है, बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कैसे पूछा जाता है? देखो क्वेश्चन इस टाइप से होता है, डिफाइन डिफाइन ईएमएफ ऑफ अ सेल, इस टाइप से पूछते हैं ये लोग। व्हाट डू यू मीन बाय ईएमएफ, या फिर डिफाइन ईएमएफ, इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है आपसे 1 मार्क्स में।
तो इसमें कैसे डिफाइन कर सकते हो तुम? इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस between the two terminals of a cell when no current is drawn from the cell. When no current is drawn from the cell, यानी कि cell is in open circuit. Cell is in open circuit. सेल किस चीज में? ओपन सर्किट में। वही बात है, जब तक हम मार्केट से सेल लाए हैं और अब जब तक हमने यूज नहीं किया है, तो जो उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो मैक्सिमम है, और उसी को हम लोग ईएमएफ बोलते हैं। इसका एसआई यूनिट वोल्ट होता है, और इसको हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं वो ऐसे कर्सिव राइटिंग वाले ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर कैपिटल ई ऐसे करके भी लिख सकते हो इसको। ठीक, तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया 1 मार्क्स में। दूसरा जो 1 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन आता है वो आता है डिफाइन इंटरनल रेजिस्टेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो होता है 1 मार्क्स में, डिफाइन इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको कैसे डिफाइन करोगे? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट of the cell, the resistance offered by the electrolyte of the cell to the flow of current through it। और करंट बना कौन रहा है? आयंस बना रहे हैं। इसको हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका ऐसा यूनिट तो वही होता है ओम। ठीक, फिर आपसे पूछेगा कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में देखो अब तुमको डिफरेंस फर्क समझ में आ जाएगा। डिफाइन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर पोटेंशियल ड्रॉप भी बोल सकते हैं इसको। पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल ड्रॉप, दोनों वर्ड यूज हो सकते हैं। तो देखो, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस between the two terminals of the cell when current is drawn from it। EMF में क्या होता था? when no current is drawn, और इसमें हो जाएगा when the current is drawn from it। मतलब कि क्लोज्ड सर्किट की बात हो रही है। अभी तुम्हें और एक डायग्राम से समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये तो तुम्हारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने डेफिनेशन लिखवाई है, जो आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगी। 1 मार्क्स में ये आ सकता है, ये भी 1 मार्क्स में आता है। ठीक है, और ये पीछे जो लिखा है मैंने यहाँ पर, ये भी जो है आपका 1 मार्क्स में आता है। ठीक है, ईएमएफ को डिफाइन करो और इसको डिफाइन करने के लिए। अब देखो, इसको थोड़ा सा सर्किट के फॉर्म में अगर डिफरेंस समझना है तो क्या होता है, ध्यान से देखो। नहीं, मैक्सिमम होना जरूरी नहीं है यहाँ पर मैक्सिमम होना जरूरी नहीं है। ये जो मैंने लिखा है मैक्सिमम, अगर नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। बेहतर है कि मत लिखो मैक्सिमम। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम। मैक्सिमम मत लिखो, थोड़ा सा बात चेंज हो जाएगी वरना। अब देखो, एक चीज समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। डायग्राम में कौन सा ईएमएफ होता है और कौन सा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसको ध्यान से देखो। मान लो कोई सर्किट ऐसा है, ये आर है मान लेते हैं, ठीक है, और यहां पर अभी ऐसे स्विच लगा हुआ है, ये सेल है, और ये इसका छोटा वाला रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये स्मॉल आर है और ये कैपिटल ई है, और ये स्विच है हमारा। ठीक, तो अभी जो आपको मिलेगा इन दिस केस,
वी विल गेट ईएमएफ ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि सर्किट देखो ओपन सर्किट है, लेकिन अगर मान लो ऐसा तुम सर्किट ड्रॉ कर दो, तो ये ईएमएफ की वैल्यू तो ई है, ये आर है। अगर ये पॉइंट ए बोल रहे हो तुम और ये पॉइंट बी बोल रहे हो तुम, तो इस केस में जो वी ए बी होगा, इसको तुम लोग बोलोगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसको तुम लोग क्या बोलोगे? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये बात आ सकती है कि सर मान लीजिए यहां मैंने 5 वोल्ट लिख दिया, ठीक है, और ये मान लेते हैं 0.1 ओम है, और ये मान लीजिए 5 ओम है। तो सेम क्वेश्चन यहां मैं लिख रहा हूँ, सेम वैल्यूज लिख रहा हूँ। यहाँ ये है, यहाँ मैंने लिखा 5 वोल्ट और यहाँ मैंने लिखा 0.1 ओम। अब बात ये आ सकती है कि सर देखिए यहाँ पर भी तो आपने जो है 5 वोल्ट लिखा है और यहाँ पर भी 5 वोल्ट लिखा है, तो ईएमएफ तो दोनों में सेम रहा। तो देखो ईएमएफ जो है ना बेटे, एक्चुअल में एक सेल की एक प्रॉपर्टी है, इस बात को समझो। मैक्सिमम जो वो दे सकता था वो 5 वोल्ट है। तो यहां पर भी मैक्सिमम, वो जो सेल तुम खरीद के ला रहे हो उस पर तुम देखोगे 1.5 लिखा हुआ है। अगर तुम्हारे पास अभी कोई सेल है तो तुम देखोगे इस टाइप से है, होता है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर प्लस बना हुआ होता है, यहाँ पर माइनस बना हुआ होता है। तुम देखना कहीं उसमें 1.5 वोल्ट लिखा होता है। नॉर्मल जो पेंसिल बैटरी होती है जो घड़ी में लगती है, दीवार वॉल क्लॉक में या रिमोट में, टीवी के इस टाइप में जो नॉर्मल बैटरी लगती है वो 1.5 वोल्ट तुम्हारी टॉयज में जो लगती है आमतौर से। तो वो जो 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है ना, ये ईएमएफ बता रहा है कि भाई ये सेल का जो ईएमएफ था ये 1.5 था। अभी ये ईएमएफ दे रही, जब तक इसको तुम यूज नहीं कर रहे थे तो 1.5 था इसके अंदर। जैसे ही तुम यूज करने लगे तो अब ये 1.5 नहीं दे रही होगी, कुछ और दे रही होगी। लेकिन इसकी रेटिंग तो 5 ही वोल्ट थी ना, मतलब ईएमएफ था तो इसका 5 ही वोल्ट। अब कुछ और दे रही होगी वो एक अलग बात है। अब क्या दे रही होगी वो? अब वो ये दे रही होगी वीएबी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दे रही होगी, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रोलाइट यूज होना स्टार्ट हो गया, करंट फ्लो करवा रहा है वो। तो बेसिकली जो जो ईएमएफ होता है ना, ये एक तरीके से उस सेल की तुम कह सकते हो कि आइडेंटिफिकेशन है, एक तरीके से उसकी प्रॉपर्टी है कि 1.5 वोल्ट बोलते हो ना कि भाई 9 वोल्ट की बैटरी दे दो। कभी कभी तुम देखोगे 9 वोल्ट की बैटरी आती है, जैसे कि रिमोट कंट्रोल वाली कार वगैरह होती है खिलौने टॉयज में, उसमें एक इस टाइप की तुम देखोगे रेक्टेंगल क्यूबॉइड टाइप की ऐसे बैटरी होती है ब्लू कलर की, और इसमें यहाँ पर इस टाइप से दो इस टाइप से ऐसे ऐसे लगे हुए होते हैं, देखा होगा तुमने, ब्लू कलर की और ऐसे कलर करके लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो ये बड़े साइज की होती है और थोड़ा सा ना क्यूबॉइड शेप की होती है। तो इसमें तुम देखोगे 9 वोल्ट की बैटरी होती है ये। तो तुम जब बोलते हो कि 9 वोल्ट की बैटरी चाहिए मुझे या 1.5 वोल्ट की बैटरी चाहिए, देखो इस बैटरी का नाम तुम देखोगे, टाइप इसको ए बोलते हैं, ए टाइप बैटरी। और इससे एक और बहुत पतली बैटरी आती है उसको ट्रिपल ए बोलते हैं। ये तो शायद तुम्हें पता होगा। देखना ये सब लिखा हुआ होता है, जहां पर तुम बैटरी लगाते हो ना खिलौने वगैरह में, तो उसका वो जो कंपार्टमेंट हटाओगे तो जहाँ स्प्रिंग लगे हुए होते हैं जहां पर बैटरी फिट होती है, वहां तुम देखो उसके जो बेस होता है उसमें लिखा हुआ होता है ए टाइप बैटरी, मतलब यहाँ ए टाइप वाली बैटरी लगेगी। तो इसमें तुम देखो 1.5 वोल्ट लिखा हुआ होता है, 9 वोल्ट लिखा हुआ होता है। तो ये एक्चुअल में क्या है 9 वोल्ट? ये इसकी प्रॉपर्टी है, मतलब ये ईएमएफ बता रहे हो तुम दुकानदार को कि मुझे 9 वोल्ट वाली बैटरी चाहिए, तो तुम दुकानदार को बाय डिफॉल्ट क्या बता रहे हो? वो वाली बैटरी तो जिसका ईएमएफ 9 वोल्ट होता है, ठीक है। हम लूजली उसको वोल्टेज बोल देते हैं या लूजली उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोल देते हैं, लेकिन अगर हम करेक्टली बोले उसको तो एक्चुअल में जो हम उसे बता रहे होते हैं वो ईएमएफ बता रहे होते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही है कि ईएमएफ का मतलब क्या है? ठीक है, ये बात है, ईएमएफ का मतलब ये होता है, ठीक है। अब ये तो बात तुम्हें समझ में आ गई कि ईएमएफ का मीनिंग ये है, टर्मिनल वोल्टेज का मतलब ये होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है, ठीक है। अब क्या है इसमें, इसको समझने के पहले, मतलब सेल्स में आगे बढ़ने के पहले मैं एक टॉपिक उठाऊंगा जो कि है तुम्हारा, हालांकि सेल्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, सेल्स के आगे और भी अभी टॉपिक्स आते हैं, ग्राफ वगैरह प्लॉट करना होता, ठीक है। लेकिन ये ग्राफ मैं अभी तुम लोगों को इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि इसको समझने के लिए, ग्राफ्स वगैरह को समझने के लिए ना सर्किट पे कमांड होना जरूरी है, और वो सर्किट पे कमांड होने के लिए हमें पहले किरचॉफ लॉज समझना पड़ते हैं। तो किरचॉफ एक रूल है, मतलब एक साइंटिस्ट का नाम था, उसके कुछ लॉज हैं।
वो आना चाहिए हमें सर्किट सॉल्व करने के लिए। जब उस पे हमारी कमांड हो जाएगी तो हम कैसे भी सर्किट सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हम सर्किट सॉल्व करना सीख जाएंगे ना, तो हम सेल्स ये जो बने हुए हैं इनके कुछ ग्राफ्स हैं, उन ग्राफ में कुछ इक्वेशन है, उसको प्लॉट करना पड़ता है। तो अगर मैं तुम्हें वो सर्किट सॉल्व करना नहीं सिखाऊंगा और मैं तुम्हें ऐसे ही अभी सिखा दूंगा ग्राफ ऐसे बनेगा इसका ऐसे बनेगा, तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। हालांकि टॉपिक इसी का है वो, लेकिन कायदे से इससे पहले पढ़ाना चाहिए। मतलब जो अभी मैं पढ़ाऊंगा इसको पहले पढ़ाते हैं हम लोग, उसके बाद इसके ग्राफ्स वगैरह बताते हैं। या फिर पहले किरचॉफ लॉ पढ़ाओ उसके बाद सेल शुरू करो, तब सारी चीजें क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो अब जो हम टॉपिक पढ़, अभी सेल हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, बचा हुआ है अभी सेल में बहुत कुछ। लेकिन इसके लिए हमें पहले किरचॉफ लॉस पढ़ना पड़ेंगे आगे पढ़ने के लिए, तभी ढंग से समझ में आएगा, वरना आएगा नहीं समझ में। अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा किरचॉफ लॉज। ठीक है, तो किरचॉफ के हमारे पास दो लॉज हैं स्टूडेंट्स। एक होता है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, जिसको हम लोग किरचॉफ करंट लॉ भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसको हम लोग नोड और जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। और सेकंड है हमारा किरचॉफ का सेकंड लॉ, किरचॉफ का सेकंड लॉ, जिसको हम लोग किरचॉफ का वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, या फिर हम किरचॉफ के लूप रूल भी बोलते हैं, इसको लूप रूल, लूप लॉ या लूप, सॉरी लूप लॉ बोल लो या लूप रूल बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये दोनों हमें पढ़ना है। पहला वाला तो बहुत इजी है। पहला वाला किस पे बेस्ड है, ये 1 मार्क्स में आता है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ बेस्ड किस पे है, ये याद रखना, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये इस पे बेस्ड है। और दूसरा वाला किस पे बेस्ड है, ये भी 1 मार्क्स में आता है, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये तो 1 मार्क्स से छोटे छोटे सवाल यहीं पर हो गए। अब ये लॉ कहता क्या है इसको समझते हैं हम लोग। देखो पहला लॉ क्या कहता है, मैं फर्स्ट लॉ की बात कर रहा हूं, जिसको हम लोग किरचॉफ करंट लॉ बोलते हैं। इजी है, ये कहता है कि अगर कोई नोड या जंक्शन है, एट एनी नोड और जंक्शन, द सम ऑफ इनकमिंग currents is equal to the sum of outgoing currents। क्या मतलब है, देखो मान लो ये कोई पॉइंट है और इस पे बहुत सारी ब्रांचेस किसी सर्किट में कहीं से आ रही हैं, ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग जंक्शन बोलते हैं, इस पॉइंट को जंक्शन या नोड। अब मान लो इसमें कोई करंट इधर से आ रहा है किसी सर्किट में, ठीक है, कोई करंट यहां निकल रहा है, मान लो यहां से कोई करंट निकल रहा है, और ये करंट और ये करंट इंटर हो रहे हैं। तो ये मतलब ये जो लॉ है ये क्या कहता है कि जो भी करंट्स अंदर आ रहे हैं, कौन कौन सा करंट अंदर आ रहा है इसमें, देखो I1, I4, I5, इनका सम कर लो, अंदर आने वाले का, इनकमिंग वाले का सम कर लो, I1 प्लस I3 प्लस I4, इनका सम कर लो, इनकमिंग होगा ये। तो इनकमिंग का सम किसके बराबर होना चाहिए, आउटगोइंग के सम होना चाहिए, किस बराबर होना चाहिए। अब बाहर कौन कौन जा रहा है, देखो एक I3 बाहर जा रहा है यहां से, और एक I2 बाहर जा रहा है। तो अच्छा एक मिनट, सॉरी सॉरी, ये I5 था, सॉरी मेरी वेरी सॉरी, ये I5 था। I1, I4 और I5 अंदर आ रहे हैं, ठीक है, और I3 और I2 बाहर जा रहा है।
तो पहला लॉ बहुत सिंपल है, बस आपको हर क्वेश्चन में यही करना है कि जो भी करंट अंदर आ रहा है उनको एक तरफ लिख लो, जो भी करंट बाहर जा रहा है उनको एक तरफ लिख लो, उसमें से एक अननोन होगा उसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ये पहले लॉ का स्टेटमेंट है, ये 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है, और इसके ऊपर प्रॉब्लम्स हम लोग कल देख लेंगे क्योंकि टाइम अभी कम है। ये भी 1 मार्क्स में आ जाता है, ये वाला 1 मार्क्स में होता है, ये भी 1 मार्क्स में होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहीं तक रखते हैं, कल इसमें आगे बढ़ेंगे। किरचॉफ के सेकंड लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है, सेकंड लॉ पे। इसके आगे जितनी भी चीज पढ़ोगे सेकंड लॉ पे बेस्ड है। अगर सेकंड लॉ समझ में आया तभी कर पाओगे, इसीलिए इसमें टाइम लगेगा 3-4 क्लास कम से कम। उसके बाद हम लोग सेल्स पाएंगे जो छूटा है अभी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहीं तक रखते हैं आज हम लोग, चलिए थैंक यू।